पे उपस्थित हमारे आदरणीय श्री गिरिवर दयाल सिंह जी, इस बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रित करने के लिए मैं अपने ही लगाए हुए पौधे को क्या धन्यवाद दूं, लेकिन किसी पिता के लिए बड़ा गर्व का क्षण होता है जब उसका बेटा इतना बड़ा बन जाता है कि उसमें आमंत्रित करे कि आइए पिताजी। 2015 की घटना है। ये प्रताप हमारी कक्षा के विद्यार्थी थे और उस समय विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि क्लास 6 घंटे की क्लास पढ़ाता था मैं, और उसके बाद बच्चों को पर्सनल टाइम देने के लिए बड़ी भीड़ लगी रहती थी, टाइम नहीं दे पाते थे। तो किनारे कहीं खड़ा रहता था, लंबे कद का था, और बोलता था सर थोड़ा मेरी कॉपी चेक कर लीजिए। तो एक वो दिन है और आज एक दिन है। प्रताप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं बल्कि पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, इस बुंदेलखंड के गौरव के लिए कर रहे हैं। जब मैंने अपने बड़े भाई श्री गिरिवर दयाल जी से चर्चा किया कि प्रताप का ऐसा कार्यक्रम है और उनका आग्रह है कि हम दोनों को एक पैनल में रख करके डिस्कशन कराया जाए, तो सर सहर्ष तैयार हुए। यद्यपि थोड़ा सा प्रशासनिक कार्य की वजह से थोड़ा विलंब हो गया हम लोगों को, क्योंकि समय को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो गया था और हम लोग किसी प्रशासनिक कार्य में थोड़ा व्यस्त हो गए थे। लेकिन अब आपके साथ पूरी तरीके से उपस्थित हैं और गिरिवर दयाल सर के बारे में छोटी सी एक उपलब्धि जरूर बताना चाहूँगा। जो 2008 का बैच था, 7 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था और 8 में उसका इंटरव्यू हुआ था और 8 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो ये हिंदी माध्यम के टॉपर थे, तो पहली बार तो जोरदार तालियां हिंदी के लिए। दूसरी ताली ये है कि इनका जो मूल निवास है इसी बुंदेलखंड की माटी से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी ताली इनकी उस बात के लिए। तीसरी ताली कि लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट में 394 मार्क्स आउट ऑफ 600 सिविल सर्विसेज में अभी भी रिकॉर्ड है। चौथी ताली उसके लिए। बाकी की तालियां तो पूरे संसार ने बजाई जब ये बिहार के 4-5 बहुत बड़े बड़े जिले जैसे मधुबनी, गया, समस्तीपुर जैसे जिलों के जिलाधीश के रूप में आपने अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से जब संचालन किया। जिला चलाना कोई खेल नहीं है, वो भी कुछ पिछड़े अंचल में जा कर के ज्ञान की अलख जगाना, नए काम को दिखाना। और मृदुभाषी तो इतने हैं कि प्रताप ने पहली बार किया कि भैया मैं सचमुच में मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा था क्या, मुझे लगा ही नहीं, वो तो मुझे बेटा बेटा करके आधे घंटे बात करते रहे। तो हमारे मित्र हैं इसलिए हम तो कहेंगे कि अच्छे हैं, लेकिन उसका नज़ारा आप लोगों को अभी दिख जाएगा। इनकी बोली बड़ी मधुर है, ये भाभी जी से भी ज़्यादा मीठा बोलते हैं। न जाने प्रशासन में इनका रुतबा इतना कायम कैसे है कि धीमी आवाज़ बोलते ही सारा सिस्टम इनके साथ चलता है। आज बिहार एक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, ज़मीनों का डिजिटाइजेशन हो रहा है और उस डिजिटाइजेशन को इनके नेतृत्व में संपन्न किया जा रहा है। इज द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, one of the most efficient bureaucrat of this country, one of the most honest bureaucrat of this country, one of the most humble bureaucrat of this country. And what should I say more? सर, आज चूंकि चर्चा का दारोमदार हमारे ऊपर है तो हम लोग इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच की तरफ से हो जाता हूं और आप जवाब देने वाले हो जाइए। तो मैं आप लोगों के साइड से बोलूँगा, ठीक है? जो आपके मन के प्रश्न होंगे, मैंने अभी आंखों से पढ़ लिया कि आपके मन में क्या है। मैं एक फिलोसोफर हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, तो थोड़ा फेस रीडिंग करता हूँ, थोड़ा जनता के मनोभाव पढ़ता हूँ। मैं प्रश्न पूछूंगा और सर उसका जवाब देंगे, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो इतना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, कोई वॉलंटियर जाएंगे और माइक आपके पास लेके जाएंगे, ठीक है? तो मैं परिचर्चा का प्रारंभ करता हूँ। बुंदेलखंड की इस धरती, बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल में पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, बैठे हुए श्रोतागण, आप सबका वंदन नमन। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का मैं एक आचार्य हूँ और विद्यार्थी हूँ। तो सर, मेरा पहला प्रश्न यही है कि सिविल सर्विसेज में चूंकि जो सफलता की दर है वो बहुत न्यूनतम है, 0.03%, और दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षा मानी जाती है, लेकिन भारतवर्ष में आज भी इस परीक्षा का चार्म जस का तस बना हुआ है। हर कोई अपने बच्चे को कलेक्टर और एसपी बनना जरूर देखना चाहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चे अपने पढ़ाई के किस दौर में इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और माता लक्ष्मीबाई की वीरांगना की इस धरती का, जहां पर मुझे आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और बहुत वीरत्व का अनुभव हो रहा है। मैं झांसी इससे पहले भी 2-3 बार आया हूं, मैं इसी भूमि का रहने वाला हूं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 15-20 दिनों में बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल के सभी प्रणेताओं और विशेष रूप से प्रताप जी ने जिस तरह से हम लोग को बुलाया है, तो सबसे पहले तो इस संगठन को और इसके ऑर्गेनाइजर जो भी हैं उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और इसकी जो इसकी पहचान है वो पूरे भारत में है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे बैचमेट, जो आप जानते हैं कि यह तो सिविल सेवा आईएएस में तो हर कैडर में लोग होते हैं, तो बहुत सारे बैचमेट ये बताया, जब उनको मालूम चला कि मैं जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और क्या है, और कभी कोशिश करेंगे हम भी आएंगे, बहुत अच्छा लगता है। और पिछले 2-3 कल जो आपका उद्घाटन हुआ, इसकी जो कवरेज हुई आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा रहा। मैं चूँकि विद्यार्थी आज भी हूँ, इतनी अच्छे ढंग से आप लोगों ने इसको सजाया है, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप लोग और आगे जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। आप सब लोग तो इसी वीर भूमि के हैं। यह भूमि ऐसी है जहाँ पर केवल वीरत्व ही नहीं, एक मीठी भाषा भी है। मैं जब कभी जाता था दक्षिण भारत तो उरई के जो मशहूर गुलाब जामुन है उसका स्वाद जरूर लेता था। तो भाषा भी मीठी है, वीरता की यह भूमि है, आल्हा उदल की यह भूमि है, मैथिलीशरण गुप्त जी की भूमि है, जिन्होंने कहा था कि न रहो न निराश करो मन को। और यहीं से मैं शुरुआत करूंगा, जो हमारे शैलेंद्र भाई जी ने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी कहते हैं कि केवल इस दुनिया में मरे को जिंदा नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी असंभव नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है ये। हमारे समाज में विशेष रूप से जो हमारा मध्यम वर्ग होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और कुछ बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ने में कहा जाता है कि वो आईएएस बनेगा। गांव में मेरी दादी कहती थी कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा। तो कुछ भी कठिन नहीं है। आने वाले समय में प्रशासनिक सेवाओं का महत्व बढ़ेगा। जिस प्रकार से देश जो है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल इसको बोलते हैं, वो कार्य वहाँ पर हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है। ऐसी दशा में निश्चित रूप से इन सेवाओं का महत्व बढ़ेगा। और मैं तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे युवा प्रतिभागी बैठे हैं, मैं तो उनको इनवाइट करूँगा। जो शैलेंद्र जी ने कहा कि आपको लक्ष्य बहुत बड़ा कराना है। मैं एक बात और बता दूं शैलेंद्र जी की बात को जोड़ते हुए, जो मैं हमेशा अपने भाषणों में कहता हूँ कि हो सकता है आपका जन्म ऐसे स्थान पर हुआ हो जहाँ पर अच्छे विद्यालय न रहे हो सकता है हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही हो कि हम अच्छे विद्यालय में न पढ़ पाए हों, कुछ भी हो, हमारा पढ़ाई जो बचपन में हमारी जो पढ़ाई हुई है, हो सकता है हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए हों, लेकिन फिर भी जब जागते हैं तभी सवेरा होता है। और आज के समय में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब से भी तैयारी की शुरुआत की जा सकती है और तब से लेकर के आगे हमको बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से ये सेवा आज भी बहुत अच्छी सेवा है, अंग्रेज़ों के समय में बनाई गई सेवा है और देश के नीति निर्माण में और क्रियान्वयन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा, हमारे जो भी हमारे साथी लोग यहाँ पर हमारी बात को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से प्रयास करें, कोशिश करें। काम सब अच्छा होता है, लेकिन यदि आप इस सेवा में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात ये होगी। जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि
क्या कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि या हिंदी माध्यम से तैयारी करना बच्चों के ऊपर कोई दबाव स्थापित करता है, या उससे आखिर क्या वजह है कि हिंदी माध्यम के बच्चे और जो आजकल थोड़ी देखा जा रहा है कि सफलता की उनकी संभावनाएं थोड़ी सी कम हो रही हैं, परिणाम थोड़े कम हो रहे हैं, तो इस चीज़ से कैसे निपटे बच्चे जो है इस दबाव से? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाषा जो है वो ज्ञान का पैमाना नहीं होता है। इट इज़ नॉट द मेजरमेंट। ये ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम है। आप विदेश जाइएगा, आप कभी यूनाइटेड किंगडम जाइएगा तो वहाँ तो हर तरह का व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है और हमसे अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि विद्वान है वो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बीच में समझना पड़ेगा। भाषा जो है वो अंडरस्टैंडिंग को व्यक्त करता है। होता क्या है, वो ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्यों हिंदी मीडियम का रिजल्ट गिर रहा है। चूँकि इंजीनियरिंग और मेडिकल के रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं, मैं कभी मजाक के बोलता भी हूँ, कि जो लोग यहाँ पे बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो रात को जिस दिन एग्ज़ाम होता है 2-3 दिन तक पढ़ाई करते हैं। पता नहीं अब विद्या गाइड आती है कि नहीं, तो 2-3 दिन पहले से पढ़ाई होती है। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके यहाँ सेमेस्टर होता है, वो हर सप्ताह 15 दिन पर टेस्ट होता है, उसको मजबूरी होती है कि वह साल भर पढ़े। चूँकि साल भर वो पढ़ता है तो उसकी मेहनत करने का जो क्रम है, उसकी जो व्यवस्था है वो बन जाती है, तो इसलिए वो सफल होता है। वो इसलिए सफल नहीं होता है कि उसका माध्यम हिंदी है, वो इसलिए सफल होता है कि वो मेहनत करता है। मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 15 सालों का, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी उत्तर को हिंदी माध्यम में लिखा जाए और उसको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में, तो अधिक से अधिक 2 से 5% का अंतर आता है। तो इसलिए इस बात के बाद बिल्कुल गलत है कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमको जो है पढ़ाई के स्तर में जो है और अच्छी उन्नति करनी होगी। हिंदी माध्यम में एक समय था जब अच्छी पाठ्य पुस्तकें, मटेरियल उपलब्ध नहीं था। अब बहुत अच्छे मटेरियल आ रहे हैं और मेरा मानना है कि मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। आप किसी भी देश में, बड़े देश में जाइए तो देखिए कि वहाँ पे सारे काम उनकी मातृभाषा में होते हैं, और हम सभी को हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर से हमारा वो गौरव हमें प्राप्त होगा जो बीच में ख़त्म हो गया था, और हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो और अधिक से अधिक मात्रा में सफल होंगे। बहुत सुंदर आपने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि भाषा ज्ञान का पैमाना नहीं, विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और मेरे ख्याल से जिस भाषा में आपकी मौलिक अभिव्यक्ति हो उसी भाषा का चयन आपको करना चाहिए। अगर आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है तो आश्वस्त रहें। बस यही बात है कि जैसा इन्होंने कहा कि लगातार पढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा सर से कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में बड़ा संशय रहता है। हम लोग के पास बच्चे आते रहते हैं और हम दोनों का एक लंबा अनुभव रहा पढ़ाई का, तैयारी का, तो डिसीजन लेने में भी हम लोग को भी थोड़ी चुनौती हुई थी कि हम विज्ञान के विषयों से आगे पढ़ाई करें। जैसे 12वीं के बाद बच्चे बड़ा संशय में पड़ जाते हैं कि विज्ञान के विषय लें, साइंस के सब्जेक्ट्स लें कि आर्ट्स के सब्जेक्ट लें। तो दोनों में सिविल सर्विसेज में किस तरफ झुकाव होता है बच्चों को, या ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसमें ठीक हो वही लिया जाए? क्या कहते हैं आप? शरण जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहूँगा। है तो बात बहुत हंसी की और आप हंसिएगा, लेकिन इसमें गूढ़ता छिपी हुई है। मेरे एक मित्र हैं, सहरसा के रहने वाले हैं, तो वो तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे। उनका बेटा हुआ, उसको कॉन्वेंट एजुकेशन में एक अच्छे मिशनरी स्कूल में डाल दिया गया, और वह भी इंग्लिश बोलने लगा, माता पिता भी इंग्लिश बोलने लगे, यहाँ तक कि सर्वेंट भी इंग्लिश बोलने लगा। बोलता है कि आई वांट वाटर, ये वो। सर्वेंट अपने गांव गया, अपनी वाइफ से बोला आई वांट वाटर, वाइफ समझ नहीं पाई। दोबारा फिर उसने बोला आई वांट वाटर, वाइफ समझे कुछ और बोल रहा है, उसको 2 थप्पड़ जड़ दिया। वी कैन स्पीक इन इंग्लिश बट वी कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम लोग जब सोचते हैं कि चिड़िया उड़ रही है तो हमें चिड़िया उड़ती हुई दिखती है, बर्ड इज नॉट फ्लाइंग। एक ऐसा परिवेश होगा जहां वो इंग्लिश में सोच सके।
अभी इस देश में बहुत तरक्की की आवश्यकता है। कम से कम हम लोग जिस परिवेश में और आप सब लोग जहाँ जिस परिवेश में बैठे हुए हैं वहाँ पे अभी ये संभव नहीं है। हम ट्रांसलेट करते हैं, हम किताब को समझते हैं कि चलो इंग्लिश की किताब है उसको पढ़ लें। प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोगों को जानकारी होगी, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे संघ लोक सेवा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ऐसे का पेपर आता है। ऐसे का पेपर कहीं भी आप तैयारी नहीं कर सकते, आप उसको हिंदी में सोच करके ट्रांसलेट करिएगा। तो कुल मिलाकर के अपनी भाषा की मौलिकता बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, इंग्लिश मीडियम अच्छा मीडियम है, आप अगर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो उसको करिए, लेकिन आपको उसकी जो जेन्युइननेस है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, हमें समय प्रबंधन और समय के ऑडिट, एक वर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट और एक होता है टाइम ऑडिट। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 घंटे हैं, अब 10 घंटे में कितना मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, कितना मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, कितना मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और कितना मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ूंगा। यूपीपीसीएस में तो है नहीं, मान लीजिए यूपीएससी में तो भी है। और एक होता है टाइम ऑडिट, इस 24 घंटे में हमने कितना समय बर्बाद किया, इसको समझना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको अपना खाना भी बनाना पड़ता होगा, अपने कपड़े भी धोने पड़ते होंगे। अब आपका एक साथी ऐसा होगा जिसको कपड़े नहीं धोने पड़ते होंगे, जिसको अपना खाना नहीं बनाना पड़ता होगा। अब आप कहिएगा कि हमारा तो 6 घंटे खाना बनाने और समय जो साफ सफाई में व्यक्त हो जाता है, मेरे पास तो 24 में से 6 घंटे घट गए, 18 घंटे बचे और उसके पास 24 घंटे हैं। मान लीजिए दोनों लोग 8-8 घंटे सोते हैं, तो 18 में से अगर 8 घंटे घटाएंगे तो आपके पास 10 घंटे पढ़ने का टाइम है, लेकिन उसके पास 16 घंटे पढ़ने का टाइम है। फिर भी आप जीतिएगा। इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है कंफर्ट जोन। जब कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिएगा तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप अपने घर की सफाई खुद करते हैं, अपने खाना खुद बनाते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, हम लोग तो आज भी इस पढ़ने के क्रम में लगे रहते हैं। मेरा अनुभव रहा है कि आपके टोटल सिलेक्शन में से लगभग 82% ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो हॉस्टल में रह करके किसी न किसी क्रम में उन्होंने अपना खाना स्वयं बनाया है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यह वर्ड टाइम ऑडिट का अर्थ है, जैसे आप में से बहुत लोग डायरी लिखते होंगे। मुझे याद है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, लिखते थे कि आज हमें पापा जी ने फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपया दिया, हमने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो पैसा तो दोबारा भी आ जाता है, पर समय तो वापस आता नहीं। तो समय का ऑडिट करिए आप और देखिए कितना समय हमने बर्बाद किया। अब बर्बाद करने का अर्थ भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी बड़ा, हमारे बहुत सारे यहाँ यंग लोग बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि पार्क में जा करके बैठना समय बर्बाद करना है कि नहीं। अगर उससे आपको मोटिवेशन मिलता है, अब आपका मूड फ्रेश होता है, आपको आगे 4 घंटे पढ़ने के लिए वो ऊर्जा आती है, तो बिल्कुल जाइए पार्क में, बैठिए, चाय पीजिए। लेकिन वह कुल मिलाकर के एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक कारक होना चाहिए जिसका लक्ष्य क्या हो, पढ़ाई करना। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जो पुराने जो आश्रम व्यवस्था थी, अब तो आश्रम व्यवस्था कोई महत्व रह नहीं गया, लेकिन फिर भी आपकी उम्र पढ़ने की है तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मुझे याद है लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और आज से बहुत पुरानी बात हो गई, नौकरी तो 15 साल तो 16 साल तो नौकरी का हो गया। तो मेरे बाई चांस प्रोफेसर साहब भी हम लोग के साथी थे, तो हमारे सर कहते थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में विश्व की सारी चीज़ें होती हैं सिवाय पढ़ाई के। तो आज जगह भी होता है, लेकिन उसी में से लोग सेलेक्ट होते हैं। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने मेरी शादी में जरूर है ना मूवी देखी है, सबने देखी, किसने देखी है मूवी? वेरी गुड, वेरी गुड। ईश्वर करें ऐसी घटना आपके साथ ना हो, ईश्वर करें। लेकिन निगेटिव मोटिवेशन जो है सफलता में अच्छा कारक होता है। भाई आपसे पूछा जाए आप क्यों अफसर बनना चाहते हैं, तो आप कहेगा साहब बहुत बड़ा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तो वो मोटिवेशन फैक्टर पॉजिटिव होता, आपने देखा नहीं ना, उसका लाभ लिया। लेकिन आपके साथ कोई घटना ऐसी घटी वो आपको सफलता में अच्छा बनाएगी। लेकिन मेरा मानना है उससे भी सफलता नहीं मिलती है। एक वर्ड होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। जो अनुशासन होता है उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो लगातार चलती है। आपने कहा कि मुझे 5 बजे उठना है, हम रोज उठेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है
कि आज हमने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, हमने आप मोटिवेट हो गए, 4 दिन तक तो हुए, 5वें दिन का अरे सर तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आपको अपना एक टाइम सेट करना पड़ेगा। आपको 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। और याद आज भी रखिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिंडर हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, या जो भी हो, पढ़ाई के लिए आज भी जो ट्रेडिशनल मेथड है, किताब को अपने आँख के सामने रख करके पढ़ने का, उसी मेथड से सफलता मिलती है। इसी क्रम में आपको एक चीज़ और बता दूं, शैलेंद्र जी बहुत क्षमा कीजिएगा, थोड़ा समय मैं ज़्यादा ले रहा हूं। एक अब जो लोक सेवा यूपीएससी का जो पैटर्न जा रहा है, इवन यूपी पीसीएस का भी, या आप लोग मध्य प्रदेश पीसीएस का भी एग्जाम देते होंगे क्योंकि पास में ही है, इन सभी एग्जाम्स में अब इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट का एक नई कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स का पुट होगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ज्योग्राफी का पुट होगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पॉलिटिक्स का पुट होगा। उदाहरण के रूप में समझिए, उसने कहा कि मध्यकालीन जो भारत के जो मंदिर हैं वह जो है सामाजिक विषमता का प्रतीक है। तो प्रश्न तो यह है, मध्यकालीन भारत का अर्थ है मिडिवल हिस्ट्री का, सामाजिक विषमता कहाँ से आ गई? सोशलॉजी से। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को? वो इसलिए होता है ताकि आप जो है सारी चीज़ों को समाहित करें। इस क्रम में हमारे जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, चीज़ को ध्यान से समझें। बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन काम आपके बहुत आएगी। पठन, पाठन, मनन और चिंतन, ये 4 शब्द होते हैं जो आपने जरूर सुने होंगे। पठन का अर्थ है कि हमने कहा कि पढ़ लिया कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, या इसकी ऊंचाई 8,850 है, 52 भी। पाठन का अर्थ है मल्टीलॉग डायलॉग, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमने कोई चीज़ बोला, आपने कुछ और पूछा, आपने कहा साहब जरा इंडीज का ही बता दीजिए, तो रॉकी का भी बता दीजिए। मनन का अर्थ होता है रिवाइज करना, जो आप लोग करते होंगे, रिवीजन 15 दिन में करते होंगे, 1 सप्ताह में करते होंगे। एक चिंतन जो वर्ड होता है, बड़ा खतरनाक वर्ड होता है। चिंतन का अर्थ होता है व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। इसका अर्थ है कि उसके चारों ओर के जितने भी आयाम हैं, उन सभी आयामों की चर्चा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्यों है? समझ में आ रही बात को? तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये काम दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती, ये काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब आप सोने जाते हैं, आधे घंटे पहले बेड पे सोइए। मैं तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है जब बोलता हूँ भाई कितने लोग बेड पे सोते हैं, तो बहुत लोग हाथ उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते, कहते हैं साहब मैं तो ज़मीन पे सोता हूँ। फिर भी नहीं उठाते, कहते साहब मैं खड़े खड़े सो जाता हूँ। तो अब चाहे बेड पे सोइए, चाहे ज़मीन पे सोइए, चाहे खड़े खड़े सोइए, लेकिन जब सोने के आधे घंटे पहले आप जाइए बेड पे और सोचिए कि हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसके डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, और उस पर पढ़ाई करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर मनन करना है, चिंतन करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। और जो सबसे बड़ा रोग है, वो आपकी जो सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा अटका सकता है, वो है आपकी जो अनलिमिटेड एक्सेस है ये इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया में। तो आजकल इसको हम लोग 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो 3 ताप होते हैं कि शरीर का कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट है और मानसिक कष्ट है। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट हो गया है डिजिटल दुख का। डिजिटल दुख सुना है कि नहीं? बोलो। डिजिटल दुख क्या है? सुबह उठते ही मुंह टेढ़ा करके एक सेल्फी लगाई। लड़कियां पहले करती थी, अब लड़के भी टेढ़ा करके बाल तिरछा करके लगाते हैं, और बगल वाला भी लगाया, और पूरा दिन ध्यान इसी पर रहता है कि किसको कितना लाइक आया। और अगर तुमको लाइक कम मिल गया उससे, तो तुम्हारा पूरा दिन जो है चला गया। सुबह उठते हो, आँख खुलती है तो माता पिता गुरु भगवान की याद नहीं आती, देखते हो व्हाट्सएप में मैसेज उनका आया कि नहीं आया। तो ये क्या कर रहा है? ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है? ध्यान रखना, सर ने जैसा बोला कि दुनिया भले एलन मस्क की तरह अंतरिक्ष में जा रही हो और स्टीव जॉब की तरह एप्पल से घूम रही हो,
लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं आज भी पेन और पेपर से होती हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा संपर्क जो है स्याही और कलम से छूट ना जाए। अगर कागज से कलम का साथ छूट गया तो सफलता बाधित हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, गूगल से सूचनाएं देख के यहाँ भर रहे हो, लेकिन जब तक वो कॉपी पे नहीं उतरेगा तो सफलता कोसों दूर रहेगी। इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न रखता हूँ कि आप लोगों के मन में बड़ा जिज्ञासा रहती है बच्चों की कि सिविल सेवा का पाठ्यक्रम, जैसा आप तकनीकी रूप से मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो केंद्रीय सेवाओं समेत जो 20 सेवाएं हैं उसमें शामिल है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जनरली लोग जानते हैं आईआरएस, लेकिन ऐसे 20-21 सेवाएं हैं। उन सेवाओं में और राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं होती जिनको स्टेट पीसीएस बोलते हो, तो उसमें ऑप्शनल पेपर स्टेट में तो अब बहुत जगह नहीं रह गए, लेकिन सेंट्रल सर्विसेज में यूपीएससी में एक ऑप्शनल है और 4 जीएस के पेपर हैं। जीएस यानी जनरल स्टडीज़। तो मैं सर से चाहूँगा कि थोड़ा सा विस्तृत रूप से थोड़ा चारों पेपर के नेचर पर प्रकाश डालते हुए कुछ बेसिक किताबों की चर्चा करें, उसको बाद में हम लोग इनके प्रश्न आएंगे तो और स्पेसिफिक तरीके से बता दिया जाएगा। जी धन्यवाद। मैं एक चीज़ और पहले बताऊंगा। ये मुझे याद आई, शरण जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा कि राइटिंग का अभ्यास करना चाहिए। जब हम लोग छोटे क्लास मतलब 12th तक पढ़ाई करते थे तो खूब एग्जाम होता था, लिखते थे। अब जैसे ही बीए बीएससी करते हैं तो साल में तो एक बार परीक्षा होती है, तो बड़ी आप इसको भी बड़ा हंसीएगा। तो जब हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू होता है, जब आप कभी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे मेंस में, तो मॉक बहुत सारी कोचिंग कराते हैं, तो हम लोग भी जाते हैं कभी कभी कराने। तो ऐसे ही मैं लोग बोलते हैं कि आप देख के बता देते हैं कि वो सेलेक्ट होगा कि नहीं। तो मैं लड़के लोगों का ऐसे हाथ देखता हूँ तो ये उंगली में आप देखेंगे कि काला हो जाता है लिखते लिखते, तो मैं बोल देता हूँ कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिसकी उंगली में काला नहीं है इसका मतलब वो लिख नहीं रहा है। इस उंगली में यहाँ पे ठीक है। अब शलन जी कह रहे हैं कि भाई चेक कर लो अपना, तो गांठ पड़ जाती है, तो अब लिखिएगा नहीं तो गांठ वो मुलायम हो जाएगी। तो राइटिंग का बड़ा महत्व है और इसी क्रम में मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, आने वाले समय में सिविल सेवाओं का स्वरूप बदल जाएगा। अभी वर्तमान में एक विषय, पहले 2 विषय हुआ करते थे, कोई भी 2 विषय आप ले सकते थे। अब तो आप जानते हैं केवल एक विषय ही लेना होता है, वो भी मेंस में। तो प्रीलिम्स में सिर्फ जनरल स्टडीज का होता है और सीसैट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। मैं सीसैट के बारे में चर्चा कर दूं। सीसैट के बारे में विशेष रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या जो ह्यूमैनिटीज के हैं बहुत परेशान होते हैं, बट वो मात्र 80 में से मात्र जो है 30% क्वेश्चन, मैंने मोटा मोटा 24-25 प्रश्न करने होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो मेंस की चर्चा कर रहे हैं तो 2 विषय जो होंगे 250-250 के, एक विषय के 2 पेपर और 250-250 के 4 जीएस के प्रश्न होते हैं। उस जीएस में जो प्रथम जीएस का जो प्रश्न होता है उसमें हिस्ट्री के साथ जो इकोनॉमिक्स, दूसरे में जो है वो पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी, तीसरे में साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, चौथे में जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। कुल का मतलब यह है कि अब प्रश्नों का जो दौर है वो कन्वेंशनल ना होकर के शॉर्टकट या छोटे शब्दों में लिखने को होता है। पहले जो प्रश्न आते थे उसमें 300-400 वर्ड के होते थे, अब 120 शब्द का होता है। जैसे जैसे प्रश्न की समय सीमा जो लिमिट होती है, शब्द सीमा कम होगी, वैसे वैसे प्रश्न का उत्तर देना क्लिष्ट होगा, क्योंकि आपके पास सागर में गागर में सागर को भरना है। आपके पास मटेरियल ज़्यादा है लेकिन हमें उसे कम शब्दों में कैसे लिखें, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अभी भी जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, एनसीईआरटी की किताबें आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9 से 12th की ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेफरेंस बुक है जो आप जानते हैं, यहाँ पर कोई आप पूछिएगा तो हम बता देंगे। इन सभी किताबों को लेकर के और पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर के साथ आपको अभ्यास करना पड़ेगा जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ, इस बारे में बहुत सारी भ्रांति होती है कि पहले हम प्रीलिम्स पास कर लेंगे फिर मेंस करेंगे, अब मेंस पास कर लेंगे तब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे।
मेरा मानना है कि तैयारी होलिस्टिक होनी चाहिए, समग्र होनी चाहिए, और कम से कम 2 से 3 साल आपको आराम से सब कुछ छोड़ करके, आपको जिस प्रकार से कहा जाता है कि अर्जुन के स्वयंवर में कहा गया कि भाई कर्ण से पूछा गया कहाँ मुझे पूरी मछली दिख रही है, किसी ने कहा साहब मुझे उसकी पूंछ दिख रही है, निशाना लगाना था उसकी आंख पर। इसी प्रकार से आपको भी एक ही चीज देखनी चाहिए, वह है मेरिट सूची में आपका स्थान। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इस विचारधारा का हूं कि कहीं भी प्लान बी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पापा मम्मी ने कहा कि भाई यूपीएससी की तैयारी करो, तो हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा तो बीएड तो कर ही लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो पीएचडी तो हो ही जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से नहीं होगा तो करेंगे ही, लेकिन जब आप 3 साल की तैयारी कर रहे हैं, इस समय डर के आगे जीत होना चाहिए। डरना चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत ध्यान से इस बात सुनिएगा, क्योंकि अगर प्लान बी रहेगा तो आप कंफर्ट जोन में रहिएगा, कंफर्ट जोन में रहिएगा तो सिलेक्शन मुश्किल होगा। इसलिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस तैयारी को, जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसके बाद राज्य मिला, तो आपको भी 3 से 4 वर्ष का वनवास झेलना चाहिए। इस बात को और ध्यान से समझिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बर्थडे मनाते होंगे। आप कहेगा साहब बर्थडे तो साल में एक बार आता है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप अपना बर्थडे मनाइएगा, जो भी 10-15 लोग आपका मनाएंगे, उसके बर्थडे में तो आपको जाना पड़ेगा। अब मेरा तो पढ़ाई का मन है, लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ेगा। फिर बर्थडे होगा तो पहले से सोचेंगे भाई कौन सा वाला केक खरीदना है, कौन सी वाली ड्रेस पहननी है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इसलिए व्यक्त हो जाइए। कोई शादी ब्याह में नहीं जाना है, कोई बर्थडे नहीं मनाना है। जिस प्रकार से भगवान राम ने अपने वनवास का उपभोग किया था, और ये तो भूमि है चित्रकूट आपके ही पास में है, ये सब तो बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है, वैसे ही आपको भी इस संन्यास को जीना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 वर्ष आराम से सफलता मिलेगी। एक बात मैं और आपको बता दूं, इस बारे में बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि साहब ऐसा है कि यूट्यूब पे क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल ठीक बात है, पर क्या गारंटी है कि हम यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेज ही कर रहे हैं? आप में से सारे लोग रात को बिना नींद बिना रील देखे नहीं आती होगी, निश्चित नहीं आती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रात को, अब तो उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, आज नींद आ रही है तब भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जो मोबाइल हाथ से गिर जाता है बेड पर, आपके साथ ये पता नहीं होता है कि नहीं, तब भी देख रहे हैं। और स्टडीज बात वो कहती है कि जो मॉर्फिन होता है, या हमको नहीं पता कौन कौन सी ड्रग्स और होती हैं, उससे बड़ा नशा है आपका ये सोशल मीडिया। आप कभी अनुभव करिएगा, रात को आपका जो है नींद आ रही है, लेकिन तब भी आपको इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि आप देखते हैं। और यकीन मानिएगा कि आप ही का एक साथी इसी भारतवर्ष में है जो ये इन सब चीज़ों से दूर है, और उसका भी सिलेक्शन, अब ये नहीं करें उसी का सिलेक्शन, लेकिन उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए यह जो मोबाइल है, ये हमारा साथ, हमारा गुलाम होना चाहिए, हम इससे गुलाम ना हो। बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे याद है पहले गूगल नहीं था, मुझे मान लो याद करना है कि भाई गंगा नदी किस किस किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो हमें किताब खोलना पड़ता था। अब गूगल से आप पूछ सकते हैं। कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है, डिक्शनरी देखनी पड़ती थी, गूगल से आप देख सकते हैं। तो आपके लिए वो अच्छी चीज़ है, बट उसका सकारात्मक उपयोग कैसे करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन नोट्स बड़े अच्छे आते हैं, नो डाउट, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा जो गार्बेज है उसको हम कैसे अलग करें। और इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा जो अनुभव है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग जिसे आप लोग लेमैन में यूपीएससी की परीक्षा बोलते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात हो, चाहे आपके बगल में मध्य प्रदेश की एमपी, मुझे आप ये शरण जी बताना एक चीज़ भूल गए कि मध्य प्रदेश में मैं डिप्टी एसपी में सिलेक्ट हुआ था, जो मैं ज्वाइन नहीं किया था। और इस भूमि से मुझे बड़ा लगाव है, क्योंकि इसी झांसी के सहारे ही मैं, इसी रास्ते से ही मैं गया था आपके भोपाल और क्या इंदौर। तो ये आज से कम 15, 16, 18 साल पुरानी बात है। तो कुल मिलाकर के कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, आपको अभी भी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना है, और उसके साथ आपको तैयारी करनी है। आपको समझना पड़ेगा कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा मटेरियल खराब है, और उसके साथ आप तैयारी करें। ये सब तो कुछ तकनीकी बातें हो गई। अब मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़ा आप ये बताइए कि जब आप पहली बार जिलाधीश बने, क्योंकि कलेक्टर बेटा और कलेक्टर बिटिया कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ।
कितने लोगों के मन में है कि कलेक्टर बिटिया कहलाए, कलेक्टर बेटा बने। तो ऐसे लोगों को एक बताइए कि एक जिलाधीश के रूप में जब आपने इतनी कड़ी मेहनत से अपनी तैयारी प्रारंभ की और आप सफल हुए, तो जब आप पहली बार कलेक्टर बने तो आपका अनुभव कैसा रहा? और कुछ जरूर एक ऐसी घटना बताइए कि जिले के पहले जिलाधीश के रूप में आपके सामने क्या चुनौतियां थी और आपने उसका कैसे समाधान किया। वो रोमांचक अनुभव हमारे विद्यार्थियों के साथ थोड़ा शेयर करिए। जी, देखिए अब तो समाज का दायरा इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे, जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका कोई जानने वाला सिविल सेवा में होगा, आईएएस नहीं होगा, पीसीएस होगा। और मेरे परिवार में तो मैं पहला आईएएस हूँ। मेरे फादर इंजीनियर थे, तो मैं तो डीएम रेजिडेंस पे भी नहीं गया था। तो सलन जी चूँकि बताया इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। तो जब डीएम रेजिडेंस में मैं गया तो मैंने देखा कि भाई कितनी बड़ी लॉन होती है। बिहार के ज़िले सब पुराने पुराने जो ज़िले हैं कई एकड़ में फैले हुए होते हैं डीएम आवास। मेरा पहला ज़िला जो था, मैं मधुबनी में था, मैं बहुत पुराना ज़िला है। तो मैंने देखा कि भाई इतनी बड़ी ज़मीन है। अब हमारे यहाँ तो खाना बनाने के लिए एक आदमी भी बड़ी मुश्किल से बनाता था। अब वहाँ तो सुबह एक कुक, शाम को एक कुक, दोपहर के लिए एक कुक, रात वाला फ्री रहता था कि 10 बजे के बाद बनाएं। तो बड़ी बड़ी मज़ेदार बात बताया, उसको भी काम देने के लिए बोलते भाई कॉफ़ी बना के रख दो। तो वो सब चीज़ें तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन निश्चित रूप से जिलाधिकारी का जो पद है, आप जानते हैं अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पद है, और आज भी पूरे ज़िले का जो सत्ता होती है उसी के हाथ में होती है। एक वाक़या मुझे याद आता है, बिहार में शराबबंदी का कानून उस समय लागू हुआ था, हम लोग डीएम थे, और जो भी शराब की दुकानें थी वहाँ से जो शराब है उसको उठा करके अब मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में उसको डिस्ट्रॉय करना था। अब डिस्ट्रॉय के क्रम में बहुत सारे लोग उसको पॉकेट में घर में भी रख ले रहे थे। तो मालूम चला कि लोग जो है अपने घर में रख ले रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग रेड करके निकालते थे। कई सारे अफसरों का भी हम नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बाद में मालूम चला। तो कई ऐसे वाक़े, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दिवाली के दिन बैठे हुए थे, एसपी साहब, हम लोग, मालूम चला साहब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया, मारपीट हो गई। अब दिवाली छोड़ करके घर में दिए जलाने हैं, लेकिन हम लोग को फील्ड में जाना पड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में अपने पारिवारिक कार्य आप नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ईश्वर ने और बहुत बड़ी आपको सेवा का मौका मिला है, तो इस चीज़ को करना चाहिए। फिर भी इस बात के साथ कि सारे कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को फिर से मैं दोहराऊंगा, भले ही चर्चा सिविल सेवाओं की हो रही है, दुनिया के सारे कार्य बहुत अच्छे होते हैं और उनका अपने आप में महत्व है। मेरे फादर बोलते हैं कि कोई भी काम करिए जिसमें आपको खुशी हो, वही काम करना चाहिए। आप एक अच्छे पोएट बन सकते हैं, आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिविल सेवाओं में ही जाने का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे जब बच्चा जन्म लेता है, और विशेष रूप से जब मिडिल क्लास में, तो ज़रूर इच्छा होती है कि कलेक्टर कप्तान बने। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी सारे कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं फिर इस शब्द के साथ कि आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ चर्चा चल रही है कि आईएएस कैसे बने, हर घर में आईएएस है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ। जो हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, आज जब घर जाइएगा और अपनी माता जी से बात करिएगा, आप लोग को थोड़ी हिचकी आएगी, और अपनी माँ से पूछिएगा कि आपने मेरे जन्म से लेकर के 5 वर्ष के पालने के क्रम में, पालन पोषण के क्रम में कितनी बार स्लीपलेस नाइट्स व्यतीत की। पुराने ज़माने में तो अच्छे व्यवस्थाएं नहीं होती थी। अब बच्चा क्रैंकी हो जाता है, वो पता नहीं किसी कारण से भी रो रहा है, रात में पता भी नहीं चलता क्यों रो रहा है, और सुबह माता जी को उठ करके घर की सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, और अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो उसको भी स्कूल भेजना है। उस क्रम में भी माता ने कभी कंप्लेंट नहीं किया। अब तो हम लोग की माता जी नहीं रही, सर्वेंट खाना बनाता है, कई बार बोलता सर मुझे बुखार आ गया। मेरी माँ को कभी बुखार नहीं आया कि खाना बनाया हो, बुखार आने के बाद भी खाना बना। इस क्रम में कितनी स्लीपलेस नाइट्स आपने व्यतीत की, अपनी माँ से पूछिएगा। पहले तो बोलेंगे अरे क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी पूछिएगा तो उन्होंने कहेंगे कि मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और मैंने इसको स्टडी में पढ़ा है
कि 5 वर्ष में मोटे मोटे 365 को अगर 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 1750 के आसपास दिन आएंगे। इस 1750 में कम से कम 15% ऐसे दिन हैं, 170 प्लस मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 60 यानी 220 दिन, जहाँ पर माता रात को नहीं सो पाई ड्यू टू वेरियस रीजन्स। और आपने कितनी स्लीपलेस नाइट व्यतीत की है अब तक के जीवन में, मुझे बता दीजिए। कभी आपने सोचा कि भाई जो है 1857 का मूवमेंट 1857 में ही क्यों हुआ, जब रात में रिसर्च करते हैं। अकबर जब आए थे तो उन्होंने कौन कौन से किले बनाए थे और किस किस नदी किनारे बने थे, हम जरा याद करते हैं। कभी नहीं किया होगा। और उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे बीए बीएससी के विद्यार्थी हैं, रात को जिस दिन एग्जाम होता है उसके 2 दिन पहले वो विद्या वाली गाइड आती है, तो और भी अच्छी अच्छी गाइडें आती हैं, रात भर पढ़ते हैं और कॉफ़ी फूक फूक के पीते हैं। हमारे एक मित्र थे, वो को दूध से एलर्जी थी, तो कहा कॉफ़ी पी के कॉफ़ी को मुंह में डाल के पानी पी जाते हैं कि नींद ना आवे। तो वो स्लीपलेस नाइट्स नहीं है। इसलिए हर घर में आईएएस बैठा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। आपकी माता बहुत बड़ा उदाहरण है इस सेवा के लिए। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब विद ड्यू रिगार्ड आपको मैं बताऊंगा, आप कोई भी कार्य करिए, जीवन में खुश रहिए, वही बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। एक चिंता है कि किताबों से दूरियां बढ़ रही हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चे गूगलिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ गूगली हो जाता है एग्जामिनेशन में। वो पढ़ते हैं, उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन किताबों से जो सूचनाएं निकल के आती थी, उसके साथ आदमी कलम चलाता था, पेंसिल का इस्तेमाल करता था, तो उससे एक जुड़ाव महसूस होता है। हमारे बच्चे भी कहीं न कहीं इस चीज़ का शिकार हो गए कि वो इंटरनेट से आजकल चीज़ें कॉपी पेस्ट भी कर ले रहे हैं, लिखने से भी बच रहे हैं, किताबों के खरीदने से, किताबों के पढ़ने से बच रहे हैं। तो ऐसे में सिविल सेवा के लिए किताबों का पढ़ना, साहित्य का पढ़ना, क्योंकि आपने बताया निबंध का पेपर होता है, इथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हो गया है, जहाँ पे अगर आपको हर विधा के लिटरेचर का अगर ठीक ठाक अनुभव नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में ऐसा क्या किया जाए कि लोग किताबों से फिर से जुड़ें, और ख़ास तौर से ये बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, वो कैसे किताबों से अपनी दोस्ती बनाए रखें? जी, देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो किताब को रिप्लेस कर सके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी के किंडल ले लें, चाहे वो हम आपका डेस्कटॉप ले लें, कंप्यूटर ले लें, जब हम किताब में पढ़ते हैं तो ऑडियो वीडियो मेथड होता है, यानी हम मन में उसको आप देखते भी हैं और उसको सुनते भी हैं, बोल के सुनते हैं। और कहीं कहीं मन करता है तो अंडरलाइन कर लेते हैं, अब तो हाइलाइटर भी आता है। और जब हम भूल जाते हैं तो उसको जो है बैक से जाके देख लेते हैं। चाहे कोई भी किताब जो ई बुक होती है, उसमें पेजिंग को खोजना किताब के पन्ने को खोजने से कठिन काम होता है, भले ही आप फाइन डेस्क लगा कर लें। आज भी किताब की जो प्रिंटिंग होती है उसको देख करके, और इसलिए भी क्योंकि जो भी कितनी भी अच्छी क्वालिटी के जो मटेरियल आपके किंडल लेकर के या लैपटॉप लेकर के, आईपैड लेकर, जो भी आप कहें रखा जाए, रेज जो है बहुत अच्छी सूदिंग नहीं होती हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक रिसर्च किया गया, आप में से बहुओं का अनुभव नहीं होगा, आजकल बच्चों को सुनाने से पहले मदर लोग या फादर लोग जो है बुक पढ़ाते हैं। वो अच्छी बात है, स्टोरी बुक होती है। इस पर रिसर्च किया गया तो बहुत सारी स्टोरी बुक आती है, कोई भी स्टोरी बुक, तो जो किताब होती है उस स्टोरी बुक से मान लीजिए मैं पढ़ा के किसी के बच्चे को सुला रहा हूँ, और किंडल में भी वही चीज़ है, तो किंडल से बच्चा नहीं देर से सोएगा, लेकिन स्टोरी बुक से जब आप बुक से पढ़ा के सुलाएंगे तो वो जल्दी सोएगा। इसका मतलब ग्रैप्स वो अच्छा कर रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर का जो मेथड है सॉफ्ट कॉपी का, वो भी अच्छा है। हमें कोई चीज़ खोजना है तो वो मिल जाता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, शलन जी की बात को मैं जोड़ता हूँ कि चैट जीपीटी या एआई जो है वो यूपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन का जो उत्तर वो होता ही नहीं जो बनाया गया हो। इस बात को समझना पड़ेगा। चैट जीपीटी वहीं तक सोचती है जहाँ तक कि उसका मटेरियल इस दुनिया के किसी पार्ट में उपलब्ध हो, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि भाई मध्यकालीन जो मंदिर हैं
वो कैसे जाति विषमता का उदाहरण देते, किताब में विश्व में कहीं मटेरियल उपलब्ध ही नहीं है, ये केवल आपके दिमाग में मटेरियल उपलब्ध है, ये जो समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल अलग है। इस पर कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, मानव की बुद्धि से उसका जो है समानता हम नहीं कर सकते, और ये चीज़ समझना पड़ेगा हमें। और कुल मिलाकर के बात इसी इम्पोर्टेंट की है कि हम कितने समय उसको पढ़ाई करते हैं विथ फुल कंसंट्रेशन। एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ यहाँ पर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जब पढ़ाई करते होंगे तभी जो है डिस्टॉर्शन होता है, जब चाय पिएंगे डिस्टॉर्शन नहीं होता है, दोस्तों के साथ जब घूमेंगे डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मूवी देखेंगे तो पूरी मूवी की स्टोरी याद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे डिस्टॉर्शन होगा। ये बात होता है। हमारे एक मित्र थे, ये भी हंसने की बात है लेकिन है बहुत गंभीर बात। तो कहे कि साहब 3 साल वो यूपीएससी की तैयारी की है दिल्ली में, उनका नहीं निकला। जब गांव गए तो माता जी ने पूछा कि भाई तुम तो बहुत पढ़ने में अच्छे हो, तुम तो हैंकी पैंकी काम भी नहीं करते, हैंकी में समझते ना काम, उसके बाद भी क्यों नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? तो उसने कहा कि मम्मी जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे 3 चीज़ याद आती है। पहला तो उनकी माता जी ओल्ड एज थी तो उनके पैर में दर्द होता ही है, तो तुमने दवाई टाइमली लिया कि नहीं, ये भी जेन्युइन बात है, माता जी का ध्यान रखेंगे। दूसरा कहा कि मुझे अपनी भैंस की याद आती है कि भैंस को प्रॉपरली चारा वारा दिया कि नहीं, क्योंकि भैंस भी बहुत महत्वपूर्ण है गांव के लिए, दूध का बहुत बड़ा स्रोत है। और तीसरा उनको याद आता था कि गांव में बिजली जो है तो अमरबेल देखे हैं सब लोग, अमरबेल जानते हैं ना, तो वो लताएं जो होती हैं बिजली के तार में फैल जाती। तब तो बड़े अच्छे अच्छे एबीसी कंडक्टर्स आ गए उस जमाने के, आज से ये 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कहा जैसे ही अमरबेल आती थी वोल्टेज बारिश में फ्लक्चुएट करता है, अर्थ लेता है, तो लाइन ठीक से आ रही है कि नहीं। ये 3 समस्याएं थी और समस्याएं बड़ी जेन्युइन हैं, इन तीनों का समाधान कुछ नहीं था। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा जब सोच लो कि ये 2 साल तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा, अरे दवाई तो हम खाएंगे नहीं तो मरेंगे तो है नहीं, भैंस भी जिंदा रहेगी तो दूध देती है, और बिजली नहीं भी आएगी तो क्या दिक्कत है, बनाएगा। लेकिन तुम ये सोचो कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें से सभी नहीं तो अधिकांश समस्याओं का समाधान तो हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, और यही आपके जीवन के लिए भी है कि आप दुनिया में कोई अच्छा मंजिल पा जाते, हम यूपीएससी की बात नहीं कर रहे, कोई भी काम आप कर ले रहे हैं तो आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सभी का नहीं होगा। तो वही बात उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि भैंस के लिए हम कूलर लगा देंगे, तुम्हारे लिए तो भाई हम तुम्हारे साथ रह लेना, और रही बात बिजली का तो इंजीनियर साहब तो साथ में ही घूमेंगे हमारे। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि आज की आवश्यकता क्या है। और मेरे भाई कहते हैं कि बड़े लक्ष्य के प्राप्ति के लिए छोटे कुछ तिलांजलि देनी ही पड़ेगी, छोटे छोटे सुखों को आपको छोड़ना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा जी। जैसा कि बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच में, कई बार ऐसी समस्या आती है, जैसे आपने कहा कि कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं मन से लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें रिटेन करने में मुश्किल होती है। तो उसका यही उपाय है, आपने ठीक बताया। मुझे भी इस बारे में एक ऐसी घटना याद आ रही है कि एक बार मुझे कुछ टास्क दिया गया था याद करने के लिए ग्रेजुएशन में, तो मैंने पूरा नहीं किया, तो हमारे चाचा ने पूछा कि तुमको याद क्यों नहीं हुआ। तो मैं कहा कि मुझे याद तो करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेमोराइज नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हें किसी तुम्हारे दोस्त ने गाली दी थी? तो हमने कहा कि हाँ गाली तो याद है कि उसने गाली दी थी। तो बोले गाली कैसे याद रह गई, किताब कैसे भूल जाते हो, पढ़ाई की चीज़ कैसे भूल जाते हो? तो सवाल ये है कि दिल से गाली को दिल से लगा लिया तो गाली मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। ठीक उसी तरीके की बात यह है कि जो पढ़ाई करते हो ना, वो सपने जो टिमटिमाते हुए लट्टुओं की तरह दूर से तुम्हें दिख रहे हैं कि ये मेरी फ्यूचर की ज़िंदगी है, मैं एक अधिकारी बन के समाज के लिए ये कार्य करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए रोशन करूँगा नाम उनका, तो वो सपनों को जिंदा रखो, वही तुम्हारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वही आपके जील को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वही आपको अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से बात इतनी सी है कि दिल में अगर लगन है तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो पूरा न किया जा सके। और कहते हैं ना कि सूरज न बन सको तो तारा बन जाओ, बड़ी सड़क न बन सको तो पगडंडी बन जाओ, और अपने जीवन को लक्ष्य से जिंदा रखो। लक्ष्यहीन जीवन ऐसे ही है जैसे कि समंदर में तिनका, जिसमें गति तो होती है प्रगति
नहीं होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई प्रश्न हो हम दोनों से, तो आप प्रश्न रख सकते हैं। वहाँ हैंड माइक ऑर्गेनाइजर व्यवस्था कर देंगे, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। बेहिचक, कोई ऐसी बात नहीं है, संवाद है। सर, मैं आपका वक्तव्य बड़े ध्यान से सुन रहा था और आपने हर युवा को संदेश दिया है अपने लगभग हर वाक्य में। परंतु आपने एक बात कही कि पुस्तकों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में ऐसा क्या है जो पुस्तकों के प्रति प्रेम को और आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि गूगल और बाकी सारी चीज़ों को बढ़ने का मौका अपने आप मिल रहा है, परंतु हम ऐसा क्या प्रयत्न करें जिससे कि पुस्तकों को वापस उसकी फॉर्म में लाया जाए? जी, देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कहा और मैं इसका उत्तर जो दूंगा बड़ा गंभीर है। आप कभी गूगल करिएगा और देखिएगा कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड है यूनिवर्सिटी, या इस तरह की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आज भी प्रोफेसर लोग जो हैं वो हाथ से, चौक से या मार्कर से लिखते हैं, समझ रहे हैं? और यहाँ पर हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड आ गया है, कहते साहब बहुत अच्छा, उसमें लिखते हैं। देखिए, जब होता क्या है, कोई चीज़ हम हाथ से किसी चीज़ को समझाते हैं तो स्टूडेंट को वो याद रहता है। अब हो क्या गया है कि किताबें कॉस्टली भी पड़ती हैं, उनको खोजने का तरीका भी, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब हमने हिस्ट्री की 5 किताबों को एक साथ मर्ज करके सॉफ्ट कॉपी बना दी। अब वो बच्चों को आसान लगती है, लेकिन चीज़ ये है कि आज भी जब किताब से आप याद करेंगे तो उसके आँखों पर भी प्रभाव कम होगा, वो लाइवली भी रहेगा और उसको बार बार आप याद कर सकेंगे, याद करने की क्षमता आपकी अच्छी होगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तो सारी चीज़ें तो सॉफ्ट कॉपी आने लगी, अब तो किताबें अच्छी मिलती भी नहीं हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि आज भी जो परंपरा है और आज भी जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे भी बातचीत के क्रम में ये स्पष्ट हुआ, और जो हमारा भी मत है कि अभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो करते हैं। मैं आपको चीज़ और बताऊँ इसके बारे में। देखिए, बड़ा साइकोलॉजी होता है। जब आप रूम, बड़ी अच्छी बात आपने कहा, सभी विद्यार्थी लोग समझें। मान लीजिए मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, तो क्या होगा, मैक्सिमम एक लैपटॉप होगा या किंडल होगा या डेस्कटॉप होगा, एक होगा, एक टीवी की हो सकती है, हमारे पास मेमोरी कार्ड हो। लेकिन जब मेरे पास भारतीय संविधान डीडी बसु रखा हुआ है, यशपाल ग्रोवर की मॉडर्न हिस्ट्री किताब रखी हुई है, एनसीईआरटी किताब रखी है, तो जब मैं रूम में प्रवेश करूंगा तो मुझे अच्छी फीलिंग आएगी और फील होगा कि अरे यार, ये वाली किताब भी मुझे पढ़नी है, ये वाली किताब भी पढ़नी है, भले ही मैं उसको पढ़ूं सॉफ्ट कॉपी से। एक बात। दूसरी बात कि हमको जो तैयारी है, देखिए तैयारी का अर्थ में या यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी तैयारी, ठीक है, हम एमए का एग्जाम ही दे रहे हैं, वो भी एक तैयारी है, हम पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी एक तैयारी है। सारी तैयारी को वी शुड फील लाइक फेस्टिवल। होली आने वाली है, अब तो उम्र ज़्यादा हो गई, हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है हम लोग पैसे पॉकेट मनी का चुरा के रखते थे कि रंग खरीदेंगे, पापा जी मना करते थे भाई कलर नुकसान करता है, तो पॉकेट मनी से खर्च करते थे, बैलून फेंकते थे, आप लोग भी करते होंगे। फेस्टिवल मन में लगता था 15 दिन पहले से फेस्टिवल, आपको भी फेस्टिवल के रूप में इसको जीना है। हम लोग कहते भी हैं कि यू शुड ईट आईएएस, यू शुड स्लीप आईएएस, यू शुड स्पीक आईएएस। इसका अर्थ क्या है, पूरे घर को आप एक प्रकार से उत्सवमयी बना दीजिए। हो सिलेक्शन नहीं हो अलग बात है। मैं तो यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ही बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उनका भी सहयोग होना चाहिए। एक जैसे हम एक तैयारी करते हैं होली की, दिवाली की, वैसे ही सफलता के जश्न की तैयारी के लिए भी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने हमें इसको करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमें हार्ड कॉपी बने चाहे सॉफ्ट कॉपी बने, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। के प्रश्न को मैं थोड़ा सा एक रिजाइंडर दे रहा हूँ यहाँ पे कि वी शुड बी लिटिल बिट क्रिटिकल। लिटरेचर फेस्टिवल है, आप सभी साहित्य विधा, लेखक विधा और
पुस्तकों से जुड़े हुए लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मेरे ख्याल से दोनों पक्ष की तरफ थोड़ी थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि किताबें कैसी लिखी जा रही। कभी कभी सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया जा रहा है, तो हर किताब कामायनी नहीं हो रही, हर किताब गोदान नहीं हो रही। फेसबुक ने लिखने की आज़ादी दी तो गली नुक्कड़ में हर आदमी एक लेखक बना फिर रहा है, लिख भी रहा है, दो चार उसके प्रशंसक भी हैं, वो भी अपने आप को लेखक मान करके समाज में कुछ लोग उसको पढ़ भी ले रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आजकल बहुत सारे ग्रेजुएट हमारे निकलते हैं, आज इन्फॉर्मेशन कुछ है, कल इन्फॉर्मेशन और जाती। लेकिन जिस पश्चिमी दुनिया ने या तथाकथित अमेरिका की जो हम लोग आंख मूंद के जो नकल करते हैं कि उनके यहाँ ऐसा चल रहा है, किंडल से वो पढ़ रहे हैं, तो हमें भी किंडल से पढ़ना चाहिए। आपने ठीक बोला कि एमआईटी में जाके देखिएगा तो प्रोफेसर्स के कमरे में लंबे लंबे बुक शेल्फ होते हैं किताबों से लदे हुए, उनकी पेंसिल से किताबों पे मार्क होते हैं, वो पढ़ते किताब से हैं फिर उसको लिखते गूगल पे हैं। हम नकलची लोग आजकल पढ़ना और लिखना दोनों गूगल को समर्पित करके खुश हो जाते हैं। तो लिखा कैसा जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। फिर ऐसा लिखना है कि आने वाली पीढ़ियों को, हमको पाठकों को भी ध्यान में रख करके कुछ लिखना है। जरूरतें क्या हैं, नई नई शब्दावलियों का विकास, भाषा के विकास के क्रम। आज हजारी प्रसाद द्विवेदी बैठे नहीं हैं ये बताने के लिए कि हम बस देखें कि हिंदी भाषा का स्वरूप कैसे हो, उसको किस विधा में कैसे लिखा जाए। आज व्यावसायिकता इस कदर हावी है तमाम चीज़ों को लेकर कि खास तौर से हिंदी भाषा का लेखक बहुत दबाव में है कि उसको एक तो सीरियसली पाठक नहीं मिलते, थोड़ा बहुत जो लिखता है उसको छपाने के लिए अपने पास से पैसे खर्च करने पड़ते, उसके बाद भी 4-6 कॉपी। तो समाज को ये चलन बदलना होगा। अरे भाई हैप्पी बर्थडे में चॉकलेट देते हो, यहाँ बुके पकड़ा दिए, यार किताबें दो ना। लेखक के साथ प्रकाशकों को आगे आना होगा, समाज को आगे। देखो लेखक मर गया समाज से तो समाज मर जाएगा। ये 2400 साल के ईस्वी बाद की और उसके पीछे के 3750 साल, करीब 8000 सालों के इतिहास को अगर खंगाल के देखिएगा तो कोई समाज, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति का ऐसा दौर नहीं रहा जिसके गाइडिंग लाइट किताबें और लेखक न रहे। अरे कहते हो वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता को मानने वाले वेद किताबें ही तो थी, वो लेखक ही तो थे, वो ऋषि ही तो थे। तो जिस समाज में लेखक, पुस्तक, विद्या, गुरु, उसको उसके स्वाभिमान से नहीं रखा जाएगा, समाज अगर उसको समर्थित नहीं करेगा तो समाज को तो नष्ट प्राय होना है। और गूगल करने वाला समाज गूगली हो जाएगा, क्योंकि हर चीज तुम उंगलियों से ऐसे खोजते हो ना, तुम्हारी अपनी विधा तो खत्म हो जाएगी, एक दिन पैरासाइट हो जाओगे। आजकल बच्चों में, 6 साल के बच्चों में लैंसेट में अभी आया है कि डिजिटल उनको जो है ना वो बीमारी एक हो रही है जिसको ऑटिज्म बोलते हैं, डिजिटल ऑटिज्म डेवलप हो गया। मम्मी कहती है बच्चे को खिलाने में मेहनत करनी पड़ेगी, मोबाइल चला दो। आप कहते हैं पापा मम्मी से बात करने में टाइम खराब होगा, पापा मम्मी ये मोबाइल देख लो। दो लोग बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। तो किताब पढ़ो यार, किताब पढ़ाओ, किताब के कल्चर को बढ़ाओ। और किताबों अगर ढंग से लिखी जाएं, सोच समझ करके, तैयारी के साथ, चर्चा विमर्श के साथ लिखी जाएं, तो किताबों के लिए प्रेम बढ़ेगा। और कुछ सेवाओं में, जैसे कि हमारे तो सिस्टम में अभी तो किताबें अपरिहार्य हैं, आप बिना किताबों के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए किताबों का महत्व कभी कम नहीं होने जा रहा है। गूगल में जो कुछ भी है वो किताबों से ही तो आया है, वो कहीं अपने आप से थोड़े छाप रहा है। अगला कोई प्रश्न है? देख लीजिए अगले प्रश्न कोई हो तो। सर प्रणाम। आपका जो सेशन है बहुत अच्छा है। मैं एक जनरल कस्टमर के थ्रू यहाँ घूम रहा था, लेकिन मुझे क्वेश्चन दिमाग में आया है कि आजकल जैसे IAS इज अ हेवन बोर्न सर्विस फॉर हेवन बोर्न पीपल, सेम उसी तरह मैं एक पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के परिवार में कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे IAS बनना है, तो उसके बच्चे ने तो सोच लिया है, लेकिन मदर फादर उसको कैसे उस चीज़ के लिए अनुकूल बनाए कि? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं अपने जो बात अभी मैं बोल रहा था उसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि हो सकता है कि इसको हम जरा उल्टा लेके चलते हैं। हो सकता है माता पिता बनाना चाहते हों उसको, लेकिन अच्छे विद्यालय में रहे हों,
विद्यालय रहे हों तो अच्छे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी न रही हो। 18 साल की जब हमारी उम्र तक हमारा जो भी पठन पाठन होता है वो ईश्वरीय होता है, यानी कि हम जहाँ जन्म लेते हैं उसके अनुसार होता है। 18 साल के बाद हमारा माइंड इतना डेवलप कर जाता है कि हम सही और गलत का भेद कर पाते हैं। मेरा मानना है कि अगर माता पिता आपको कुल खर्च दे रहे हैं तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आपके पिताजी चाहते हैं कि नहीं, और हो सकता है कि वो सोच ही ना सकते हों। इस देश में कृषि प्रधान जो व्यवस्था में पिताजी हो सकता है कि खेती के क्रम में इस चीज़ को समझते हो कि बहुत कठिन काम है और बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन कृषक के बैकग्राउंड के 44% से ज़्यादा ऑफिसर पिछले 2 सालों में आए हैं। पहले तो 80% तक आते थे। तो कुल मिलाकर के हमें सोच को बदलनी होगी माता पिता के, और मुझे मन लगता है कि शायद ही कोई ऐसा माता पिता हो जो अपने बच्चे का भला न चाहता हो। तो ये बच्चे को भी समझाना पड़ेगा कि नहीं, अच्छी चीज़ है। हाँ, आपकी बात सही है कि होता क्या है, जब हम 2 साल 3 साल तक तैयारी करने के क्रम में सफल नहीं होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर हमें जो है हम संतोष रखते हैं, जहाँ पर हम जो है पेशेंस धैर्य रखते हैं, वहीं पर सफलता मिलती है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, एक विद्यार्थी की सफलता में उनके माता पिता का रोल होता है। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि भाई अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं भी कन्विंस हो तब भी अगर आपके मन में है तो तैयारी निश्चित करना चाहिए। और क्योंकि आपके मन में जो कुछ भी है, अभी आपकी उम्र है, आप उस काम को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल से हमारा समय अब पूरा हो रहा है, तो आप सबने बहुत धैर्य से सुना। शैलन जी, मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा जी कि यहाँ पर जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, देखिए सब चीज़ों की चर्चाएं हुई, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होगा, कुछ भी उद्देश्य हो, आप जीवन में कुछ भी करना चाहें, आप एक अच्छे, मैंने कहा कि आप कवि बनना चाहें, एक अच्छे राइटर बनना चाहें, एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहें, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहें, एक कुछ भी बनना चाहें, एक चीज़ याद रखिएगा, समय बहुत कम है। आपकी सफलता अगर आपके माता पिता ने नहीं देखी तो उस सफलता का बहुत बड़ा मायने नहीं रह जाता है। इस चीज़ को भी समझना चाहिए हमको। दूसरी बात कि आप जब भी, हमने अभी आपसे बात किया था मोटिवेशन का, क्यों हम काम करें, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, मैंने अभी कहा कि 5 साल तक, 5 साल क्या, आगे भी आपकी माँ तो माँ ही होती है। माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा होता है। हमेशा जब आप पढ़ाई करिएगा और जब डिस्टॉर्शन हो तो अपनी माता का चेहरा याद कर लीजिएगा। आज अभी 2:45 बज रहा है, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपकी माता जरूर तुलसी मैया को जल दे रही होंगी, सुबह भगवान सूरज को जल देती होंगी और यही प्रे करती होंगी कि हमारा बच्चा जो है कुछ अच्छा बन जाए। तो कोई जो सफलता होगी, इमेजिन करिए कि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा और नेट पर जो रिजल्ट आएगा और जो खुशी, जो हैप्पीनेस, जो खुशी के आंसू आपकी माँ के आंखों में होंगे, डेट विल द बिगेस्ट गिफ्ट जो आप अपनी माँ को दे सकते हैं। और इसी क्रम में आप लोग तैयारी करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सागर कितना भी गहरा हो पैर जमाए रखना, तूफान कितना भी तेज हो हाथ उठाए रखना, और कौन कहता है कि छननी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक हाथ रखाए रखना। छननी में पानी नहीं रुकेगा, पर बर्फ जमिए रुक जाएगा। इसलिए दुनिया में कुछ भी कठिन काम नहीं है। मानव का जन्म मिला है, इस काम को अच्छे से सदुपयोग करिए, समय का सदुपयोग करिए, हमेशा डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमेशा आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को है। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगा। मैं अभिभूत हूँ, इस धरा पर मैं आया हूँ। उदल की धरती है, लक्ष्मीबाई की धरती है, मैथिली शरण गुप्त की धरती है। मैं तो आया था तो आप लोगों को पोएट्री सुनाने, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में चर्चा होने लगी, लेकिन अच्छी बात है, कहीं मौका मिलेगा अगली बार आएंगे तो हम पोएट्री भी सुनाएंगे आपको। मैं वो तैयारी करके आया था, मैं विद्यार्थी भी हूँ। मैं सोचा था कि पूरा आला खंड आपको सुनाऊंगा, चर्चा करूंगा,
उस वीरता की, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। वो चलिएगा, सुना देंगे, अब सब लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। बट बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि आप Thank सब you. लोग यहाँ पर किए। और फिर से मैं बताऊंगा, हम लोग तो बहुत सारे कार्यक्रम में जाते रहते हैं, लेकिन इतना अच्छा डेकोरेशन, और जरूर आपने किसी बड़े अच्छे इवेंट मैनेजर की सहायता ली होगी। जो कितना सुंदर दृश्य है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इसकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आई हैं। अब मैं तो प्रताप जी को जानता हूँ, लेकिन अब उस क्रम में बाकी लोगों को भी जानने लगा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसी प्रकार का कार्य करते रहिएगा। आप लोग समाज के बहुत बड़े प्रणेता हैं। आज भी साहित्य को, इस तरह की विचारधारा को आप लोग रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके कारण विचारों का मंथन होता है और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।